नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम टू एवरीबॉडी। स्वागत है आपका प्लस 2 के केमिस्ट्री क्लास के चैनल फ्यूचर सेवर अकेडमी चैनल में फ्यूचर सेवर अकेडमी चैनल में। तो स्टूडेंट्स, पिछले दिनों में हमने केमिस्ट्री के काफ़ी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, जिसमें से सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्ड चैप्टर we have discussed D and F block elements. We have discussed all these chapters. One more chapter we have discussed. So now we will discuss today the very important chapter and very simple chapter. The name of the chapter is Chemical Kinetics, chapter number 3. In this Chemical Kinetics chapter, we will discuss how the rate of a reaction is possible. मतलब जो रिएक्शन की रिएक्शन है, रिएक्शन की रेट है, रिएक्शन की स्पीड कितनी है, कैसे रिएक्शंस पॉसिबल होती है, कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, किस तरफ से कितना टाइम लगता है किसी भी रिएक्शंस को, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए। जैसे कोई भी रिएक्शन हमने करनी है, कई स्लो रिएक्शंस होती हैं, कई फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर है उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट की, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ वो रेट कैसे होती है, वो रेट होने का, वो रिएक्शन होने का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, वो कैसे फॉलो करती है। जैसे आयरन को रस्ट लग जाता है, लोहे को जंग लगता है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे आयरन को जंग लगने के लिए फैक्टर हैं, जैसे एयर होता है, एयर के कांटेक्ट में आ जाता है लोहा, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है लोहा, और ऐसे ही हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो ये है केमिकल काइनेटिक्स। तो ब्रांच, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के रेट और वहां उसके मैकेनिज्म और साथ ही साथ कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं, उसे हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के बाद पहले आता है आपका जो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बिकॉज आपको मालूम है कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है ना, तो वहां पर एक रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं आपको मालूम है, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3, उसको NaCl के साथ आप रिएक्ट कर दो, तो AgNO3 की बजाय हम चलो AgNO3 ही लेते हैं, तो Ag के साथ Cl लग गया, ये बन गया AgCl, और सोडियम के साथ Na के साथ आपका NaO3 लग गया, ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पर आपको मालूम है कि प्रोडक्ट्स AgCl और Na3 फॉर्म हो रहे हैं, और रिएक्टेंट्स AgNO3 और NaCl कंज्यूम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो हम अगर रेट की बात करें तो रेट हम डिफाइन करेंगे या तो डिफाइन करेंगे इधर इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, या तो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में दिखाएंगे, या दिखाएंगे हम रिएक्टेंट्स की फॉर्म में। तो ये हमारी जो कोई भी होती है रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शंस ऐसे कहते हैं, द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद टाइम। टाइम के साथ जब भी कोई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, उसे रेट को हम बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चेंज मतलब रिएक्टेंट्स लॉस हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो आपको अगर किसी सिंपल फॉर्म में ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स है जनरल रिएक्शन, तो रेट क्या होगी इसकी, इससे वी कैन मेंशन द रेट, इट इज द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, ऐसे बोल सकते हो, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, उसकी अमाउंट कम हो रही है, और टाइम टेकन, जहां आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टाइम टेकन डिवाइड सेम ही होगा। तो इसे हम रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस डिफाइन कर देते हैं। अब ऐसे भी हो सकते हैं, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन को आप बोल सकते हो इट इज ए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स,
और ऐसे प्रोडक्ट्स को आप बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ। अपीयरेंस का मतलब होता है प्रकट होना, कि प्रोडक्ट्स प्रकट हो रही है, पैदा हो रही है। तो आप ऐसे अच्छी तरह से समझोगे। अगर आपकी ये क्लास चलती रहेगी तो आपकी जो अनसक्सेस है वो डिसअपियर हो जाएगी और आपकी जो सक्सेस है वो अपीयर हो जाएगी। यस स्टूडेंट्स, ये होगा आपके साथ। तो आप ये चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना, लास्ट तक जुड़े रहना। अब आगे तो हम रेट ऑफ रिएक्शंस को ऐसे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमको ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस डी आर ओवर डी टी। डी यूज फॉर द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, माइनस साइन तब यूज कर रहे हैं क्योंकि डिक्रीज कर रही है, और यहां पर आपका प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज कर रही है। तो ये था आपका रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। अब रेट ऑफ रिएक्शंस का नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस समझ रहे हम। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन फिजिकली एक ये माइनस साइन 1-2-4 सेकंड के लिए इसको भूल जाओ आप, फॉरगेट दिस साइन। इसका मतलब है डी आर ओवर डी टी का मतलब क्या है कि ये रेट वो डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करना ही ऑटोमेटिकली क्या होता है, माइनस। तो ये माइनस साइन लगा दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस बन गया। तो ये होगा माइनस साइन का सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स जो रेट हैं 2-3 रिएक्शंस की हम ऐसे लिख देते हैं। जैसे एक मैंने लिख दिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है आपका, वो आपका क्या बन रहा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन। तो इसकी अगर मैंने रेट लिखनी हो तो रेट हम लिखेंगे माइनस कंसंट्रेशन, आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है वो आपने डी भी लिखा सकते हैं, आप डेल्टा भी लिखा सकते हो। डेल्टा और डी सेम होता है, तो PCl5 की कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा टी। और दूसरी साइड पे क्या हो गया आपका PCl3, आपका वो प्रोडक्ट्स है उसका कोई साइन नहीं होता, पॉजिटिव साइन ही होता है। और या तो आप बोल सकते हो कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और आल्सो इधर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन। सो ये हम ऐसे देख सकते हैं। अब अलग अलग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो अलग अलग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू होगी ना रिएक्शंस में, वहां पर जो कोएफिशिएंट्स कैसे कैसे होते हैं। तो हम बात करते हैं ये यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन लिख लूं मैं, A+B 2C बन गए आपके प्रोडक्ट्स, तो इसको आप बोलोगे कि 2 टाइम्स अपीयरेंस ऑफ C का मतलब क्या है, 2 टाइम्स डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो ऐसे बोलते हैं हम इसे, इट इज ए 2 टाइम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, वो सेम कॉरस्पॉन्डिंग 2 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। अगर ये 2 टाइम्स डिक्रीज कर रही है तो यहां पर आपका अपीयरेंस फिर C का एक ही रह जाएगा, एक मॉलिक्यूल्स लग जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A। क्योंकि आप C के कॉरस्पॉन्डिंग A और B की दोनों की आप दिखा रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स करके। अब हमने एक रिएक्शन लेनी है, यहां पर आप देख सकते हो 2HI है आपके पास, और 2HI जो गैस स्टेट में है वो बन गया आपका H2 गैस प्लस I2 आयोडीन गैस। तो उसकी आप रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शंस। वैसे स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए आपने क्या करना है, जो नंबर ऑफ एटम्स आगे लिखे होंगे उसको माइनस में, रिएक्टेंट्स में उसको माइनस में ओवर में लगा देना है। माइनस में लगाकर ये डेल्टा HI ओवर कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा T हो गया, और उसके बाद आपका ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई हाइड्रोजन की, डेल्टा H2 ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा I2 ओवर डेल्टा T। सो स्टैच्यूमेट्रिक ऑप्शंस ये होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं स्टैच्यूमेट्रिक ऑप्शंस। तो यहां पर हम लिख सकते हो इसकी वैल्यू। आगे है आपका एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ये भी मिलता जुलता ही है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। हाँ जी, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में डिफरेंस क्या है। पहले तो एवरेज रेट का मतलब क्या है आपका समझ लो। जो एवरेज रेट होती है वो होती है आपकी
पहले इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द डिक्रीज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स हो एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट। उसे इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं हम। इंस्टेंटेनियस रेट, तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन में हमने लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं dx ओवर dt, और इंस्टेंटेनियस रेट को आप, जो इंस्टेंटेनियस रेट है यही रिलेशन इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या हो जाता है, जब टाइम डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाए तो वहां पर dx ओवर dt को और इसकी वैल्यू को डेल्टा x ओवर डेल्टा टी की वैल्यू को, जो टाइम वेरी स्मॉल हो जाए, टाइम वेरी स्मॉल मतलब ये भी 1 सेकंड से लेस हो जाए, उसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट। अब किसी भी रिएक्शंस में हम इंस्टेंटेनियस किसी जनरल रिएक्शंस के लिए लिख रहे हैं तो आपको कई बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि जनरल रिएक्शन आपको दी हुई है, वहां पर आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो वहां पर जनरल रिएक्शन ऑफ ए है प्लस बी ऑफ बी बन गया, यहां पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन आपका कितना होगा, तो रेट ऑफ ए रिएक्शन आपका -1 ओवर ए डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू -1 ओवर बी डी बी ओवर डी टी, और जहां आप प्रोडक्ट्स में कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट्स में आपका 1 ओवर सी, नंबर ऑफ एटम सी आ गए, और आपके डी सी ओवर डी टी, और जहां आप लिख सकते हो 1 ओवर डी डी ऑफ डी टी ओवर डी टी। तो ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई इसके लिए। अब आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस करना है रेट ऑफ रिएक्शंस, तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो आपने समझ लेना अच्छी तरह से। मैं फैक्टर्स यहां पर पहले लिख देता हूं। पहला है आपका कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्ट करने वाले की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की नेचर के ऊपर, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल में से। और फोर्थ आपका है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कई बार क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है ज्यादातर केसेस में। तो हम देखेंगे कि कैसे कोई कैटलिस्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे इफेक्ट करेगा। और सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को। और लास्ट करता है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस, जो रेडिएशंस की एक्सपोजर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो पहले आएगा आपकी कंसंट्रेशन और रिएक्टिंग स्पीशीज। जो रेट ऑफ रिएक्शंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स के ऊपर। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की लार्ज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। एग्जांपल ले सकते हो आप, एक आपने कागज का टुकड़ा जलाना है, उसके लिए रेट जितनी भी होगी ठीक है मान लेते हैं, लेकिन अगर एक कागज के टुकड़े की बजाय आपने 100 कागज के टुकड़े जलाने हो तो उसमें क्या है, कंसंट्रेशन उसकी बढ़ गई। बढ़ने के बाद जो रिएक्शन है 100 कागज के टुकड़ों को आग बहुत जल्दी लगेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो, एक लॉग ऑफ वुड को आपने बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहां पर प्योर ऑक्सीजन ओनली 20% चाहिए। जब वही कंसंट्रेशन आप देखोगे कि जब जैसे जो वुड है उसके पीसेस कर ले जाएं, पीसेस करके पाउडर बना लिया जाए, तो वहां पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बढ़ गई। पाउडर बनाने के बाद वुड की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन जो फास्ट हो जाएगी। तो दूसरा आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ती है। इसका कारण क्या है,
एक्चुअली डिक्रीज होने के कारण डिक्रीज भी होती है, लेकिन एक छोटा सा फंडा है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, कम होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है। तीसरा है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, कई बार कोई भी केमिकल रिएक्शंस ऐसे होती है, वैसे सभी केमिकल रिएक्शंस ओल्ड बॉन्ड इसमें ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। पुराने बंधन जो है टूट जाते हैं और नए बंधन बढ़ते हैं। और जैसे ऑक्सीडेशन किसी भी की करनी हो हमने, तो वहां पर वो रिएक्टेंट्स, अगर वो रिएक्टेंट्स जहां पर उनके बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, क्योंकि उसको टाइम लगेगा ज्यादा वो ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तभी वो नए बॉन्ड बनाएंगे। तो रिएक्टेंट्स डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नेचर कैसी है, उसमें बॉन्ड कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक एग्जांपल लें, अगर NO ले लें, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो आप देखोगे अगर NO जो NO है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी अगर रिएक्शन करें ऑक्सीजन में, तो ये रिएक्शंस जल्दी जल्दी से 2NO2 बना देगी, ये फास्ट रिएक्शन होगी, ये बनेगी। और दूसरा, अगर NO की बजाय में कार्बन मोनोऑक्साइड ले लूं मैं, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये रिएक्शन स्लो है। इसका कारण क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है ना, इसमें जो बॉन्ड है थोड़ी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और रिएक्टेंट्स टूटते टूटते टाइम लेगा, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन फॉलो द स्लो स्टेप। एंड नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस भी आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करती है। कैसे? तो जैसे कैटलिस्ट को सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, अपने आप उसमें कोई चेंज नहीं आती कैटलिस्ट में, उसमें चेंज ना आने के बावजूद वे भी इसी रिएक्शंस को अफेक्ट कर देता है। अब होता क्या है, कई बार क्या है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो रूम टेम्परेचर पर वाटर नहीं बनाते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर नहीं बनाते, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर नहीं बनाते। जब इसमें कैटलिस्ट लग जाता है, कोई प्लाटिनम कैटलिस्ट यूज कर दिया, तो प्लाटिनम कैटलिस्ट बनाने के बाद ये जल्दी जल्दी रिएक्शंस हो जाती है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बना देते हैं, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रिएक्टेंट्स का ज्यादा होगा तो वहां पर जो रिएक्शंस है, रेट ऑफ रिएक्शन वो भी फास्ट होगी। यहां पर इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये कंसंट्रेशन, जो मैं पहले आपको समझा दूं, जो कंसंट्रेशन और रिएक्टिंग स्पीशीज की बात की थी ना, वहां पर मैंने यूज किया था, एक एग्जांपल ली थी कागज के पेपर की। तो बेस्ट एग्जांपल हम ऑक्सीजन की ले सकते हो। अगर हवा में देखना है, अगर हवा 20% ही हो, तो एक वुड को जलाना हो, उसके लकड़ के टुकड़े को जलाना हो, तो 20% ही ऑक्सीजन हो, तो एक तो वो जलेगा। अगर दूसरा वही वुड को टुकड़े को हमने जलाना हो, वहां पर ऑक्सीजन 100% हो, 100% मतलब क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो वहां पर 100% ऑक्सीजन में वो लॉग ऑफ वुड जो है, जहां वुड का जो टुकड़ा है वो जल्दी जल जाएगा। जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीशीज की बात थी। यहां पर सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया में ये बता दूं मैं आपको कि यहां पर अगर आपने एक कागज को आग लगानी हो, तो कागज को एक आग लगाने के लिए जो भी हमें रिएक्शंस करनी पड़ेगी वो थोड़ी सी स्लो होगी। अगर वही कागज के मैंने 50 पीस कर लूं, मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूं, वो उसको जलाऊं, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, कागज के पीसेस का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो उसको आग जल्दी लग जाएगी कागज के पीसेस को। और क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ने के साथ उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो सरफेस एरिया बढ़ने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाती है। और एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन की एक्सपोजर क्या है आपकी, जब भी कोई रिएक्शंस सीधे सीधे रेडिएशंस की एब्सेंस में नहीं होती, तो वहां पर अगर सनलाइट की रेडिएशंस पड़े उसके ऊपर, तो रिएक्शन वो पॉसिबल हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन की रिएक्शन होती है ना, हाइड्रोजन क्लोरीन, उसकी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होने के बाद तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं H2 + Cl2,
तो यहाँ पर सनलाइट व्हेन फॉल करेगी यहाँ पर ऊपर, तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक्सपोजर और रेडिएशंस पड़ने के बाद, किरण पड़ने के बाद जो लाइट पड़ेगी उसके बाद उसका जो रिएक्शंस है वो तेज हो जाएगी। इस रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटोन बंडल होते हैं पैकेट्स एनर्जी के, जो लाइट पड़ने के बाद उसकी रिएक्शन बढ़ जाती है। अब इसके बाद आएगा आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। हम अभी इसको समझेंगे स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ये समझना प्लीज अच्छी तरह से। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो रेट होती है ना केमिकल रिएक्शंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो रिएक्टेंट्स है उनकी मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के मतलब उसकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अगर हम A प्लस B कोई रिएक्टेंट्स ले लें तो ये बन जाए, सपोज कर लो AB, तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके अकॉर्डिंग तो जो रेट प्रोपोर्शनल होगी आपकी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ, और मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट दोनों ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसे हम रेट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए अगर कंसंट्रेशन आपकी टर्म A और B रिएक्टेंट्स की यूनिटी हो जाए तो K आपका हो जाएगा 1:1। तो K आपका जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है वो रिएक्शन रेट कांस्टेंट K किसके इक्वल आ गया, रेट के इक्वल आ गया, रेट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन के इक्वल आ गया व्हेन कंसंट्रेशन टर्म्स और मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स बिकम यूनिटी। तो इसके इक्वल आ जाएगा, इसे हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रेट कांस्टेंट के लिए, अलग अलग रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट अलग अलग होते हैं, और किसी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर K कांस्टेंट ही रहता है, और किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की वो इंडिपेंडेंट होती है, कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करती। तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। सो दिस इज वन ऑल ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना था। अपने चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।